कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एक घने जंगल के बीचों बीच कम से कम 200 आदमियों की लाश बिखरी हुई थी, जो खून से सनी हुई थी। कोई भी यह नजारा देख ले तो उसका रूह कांप जाए। यह मंजर बहुत ही भयानक था। इन सब के बीच में एक लड़की खड़ी थी, जिसके शरीर से खून की बूंदें टप टप करके नीचे जमीन पर गिर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। हाँ, वह आ गई है अपनी आंखों में भरकर अंगारे। वह आ गई है उनकी दुनिया को तबाह करने, जिसने उसे जीते जी मार डाला। वह आ गई है अपने दुश्मनों का काल बनकर। वह आ गई है अपने अंदर हजारों रहस्यों को लेकर। तो कैसी होगी यही स्टोरी जानने के लिए इस स्टोरी को पूरा जरूर सुने। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो फूल सी नाजुक थी, लेकिन उसके दर्दों ने उसे बना दिया पत्थर से भी अधिक कठोर, जिसके अंदर ना तो अब जज्बात रह गए हैं और ना ही दिल में प्यार। अब वह है पूरे एशिया की सबसे बड़ी माफिया डॉन, एक ऐसी माफिया जिसके सामने बड़े से बड़ा डेविल भी नहीं टिक सकता। उसने अपने आप को लोहे जैसा कठोर बना लिया है, जिससे कोई भी कि कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, उसके एक ही बार से भगवान को प्यारा हो जाए। चैप्टर 1, काया की दर्दनाक मौत। मुंबई शहर, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। ये शहर एक घनी आबादी वाला शहर है, जहाँ न जाने कितने ही राज दफन हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अपनी मासूमियत को खो देते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। कितने ही इलीगल काम यहाँ से शुरू होते हैं और कितने ही यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इनका दायरा यहाँ से विदेशों तक फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत से माफिया देते हैं अपने इन लीगल कामों को अंजाम, वहीं जहाँ पूरा शहर सो रहा था। तो यही एक दूर घने जंगल में एक पहाड़ी के बीचों बीच नीचे सुरंग नुमा एक गुफा बना हुआ है। रात के 1 बजे रहे थे। वहाँ पर एक लड़की जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीते जाते इंसान को किसी गिद्ध ने नोच खाया हो या कुत्तों ने उसके शरीर की चमड़ी को खींच खींच कर खाया हो। उसके शरीर से खून बहकर चारों तरफ फैला हुआ था। वह कब से वहां पड़ी थी, इसका तो कोई अंदाजा नहीं था। उसे देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वह अभी जिंदा भी है या मर गई है। इस हाल में अगर कोई देख ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर में इस बेचारी लड़की के साथ हुआ क्या है और यह कौन है। दोस्तों, यह है हमारी हीरोइन काया, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। बिल्कुल किसी आसमान से उतरी परी की तरह खूबसूरत, गोल सा चेहरा, दूध के समान गोरा रंग, हिरनी की तरह आंखें जो बिल्कुल ब्लू थी। काय की खूबसूरती में सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी वह आंखें थी जो एकदम नीली थी, जिसे कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए। समंदर के समान गहरी और पता नहीं कितने रहस्यों से भरी हुई पिंक गुलाबी होंठ, इतनी खूबसूरत की जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो। पर इस बेचारी को क्या पता था कि इसकी खूबसूरती ही एक दिन इसकी मौत का कारण बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी यह खूबसूरती ही इसके मौत का कारण बन गई, क्योंकि यह जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, ये हमारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो हमारी कहानी का शुरुआत है। यही से कहानी का शुरुआत होगा जब काया को मिलेगा दूसरा मौका। भगवान उसके दर्द को देखकर उसे देंगे दूसरा मौका, और तब काया गिन गिन कर अपने दुश्मनों से लेगी बदला।
एक साधारण से कमरे में बेड पर सोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। शायद वह नींद में थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मेरी क्या गलती है, छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं आपके पर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैं क्या किया है। वह इस तरह से चिल्ला रही थी, रो रही थी कि सुनने वाले का कलेजा भी फट जाए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे वह कोई सपना नहीं उसके साथ हकीकत हो रहा हो। वह इस तरह से पैनिक कर रही थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है। चिल्लाते चिल्लाते वह जोर से चौंक कर उठ बैठी है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अभी उसे कोई होश नहीं है, उसे नहीं पता वह कहाँ है, बस वह रो जा रही है। धीरे धीरे रोते रोते जब कुछ वक्त बीत जाता है तो वह अपने हाथों को अपने चेहरे से हटती है और अपने चारों तरफ देखती है कि वह एक कमरे में किसी बेड पर है और उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी जिससे वह देख सकती थी कि उसके चारों तरफ टूटे फूटे सामान पड़े हुए हैं। तभी वह अपने हाथों पैरों को देखते हैं, वह अपने पूरे शरीर को जल्दी जल्दी छूने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। मतलब जो अभी मैं देख रही थी वह क्या था, वह क्यों मुझे इतना रियल सा लग रहा था और मेरे हाथ पैर इतने छोटे छोटे से क्यों लग रहे हैं और मेरी ये त्वचा कितनी कोमल क्यों है। वह अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखने लगती है। तभी सामने कैलेंडर पर उसकी नजर जाती है तो ये देखी है कि यह तो 2019 चल रहा है, यानी क्या वह सचमुच अपने समय से 6 साल पीछे आ गई है। उसे यकीन नहीं होता है। तब वह दौड़कर जाती है और अपनी टूटी हुई मोबाइल में देखती है आज का डेट क्या है और यह कौन सा सन है, तो उसमें सच में वह 2019 देखी है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसका रिवर्स हुआ है, यानी अभी तक जो वह कुछ देख रही थी वह कोई सपना नहीं था, वह एक हकीकत थी। इतना सोचते ही उसके आंखों से झरझर आंसू झरने के समान बहने लगते हैं और उसे अपने शरीर पर वह सारे दर्द महसूस होने लगते हैं। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी और उसे अपना दर्द संभाल नहीं जा रहा था, उसका गला भर आया था। वह अपनी दर्द भरी आवाज में रहती है कि तुम सबने जितना मुझे दर्द दिया है अब मैं उसे सबका गिन गिन कर बदला लूंगी। कोई नहीं है मेरा जिन्हें मैं अपना समझा, उन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया था, बस प्यार ही तो किया था। क्या प्यार इतना बड़ा गुनाह होता है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा दी। इतना सोचकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसकी आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी घूमने लगती है। पिछली जिंदगी में चैप्टर 2 रजत की सच्चाई। रजत सिंघानिया जिससे वह बहुत प्यार करती थी, वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसके प्यार में पागल थी। काया ने रजत के लिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया था सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। पर उसे क्या पता कि रजत उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसके साथ धोखा कर रहा है। वह उसे उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उससे प्यार का नाटक करता है और इसमें साथ देती है उसकी बहन तारा कपूर जो कि उसकी छोटी बहन है। रजत ने उसे 5 सालों तक अपने पास कैद करके रखा। हर रोज वह उसे अलग अलग लोगों को बेचा करता था, रोज उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती थी। वह उसे पैसा कमाने का एक जरिया समझता था और इसमें साथ देती थी उसकी छोटी बहन तारा जो कि बेहद ही घमंडी और घटिया किस्म की लड़की थी। 5 सालों तक उसे बेचने के बावजूद जब उसका मन नहीं भरा, जब वह काफी बीमार रहने लगी, उसे पता चला कि अब ये ज्यादा नहीं जिएगी तो उसे मारने से लगभग 6 दिन पहले जानवरों जैसे दिखने वाले गंदे और कुरूप 10 आदमी जो बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर के समान थे और इतने काले और गंदे थे कि जिसे देख ले तो उल्टी हो जाए, उसके पास आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वह बार बार रो रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो, पर किसी को दया नहीं आ रही थी। वह इतनी खतरनाक थे, इतने हेड काटते थे कि किसी एक के नीचे ही अगर वह पड़ जाए तो उसकी जान निकल जाए।
लेकिन वह 6 दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती करते रहे। साथ में वह ऐसे कि कुछ बंदे उसके शरीर पर गिरा देते जिससे उसकी जोर से दर्द भरी चीख निकल जाती। दर्द भी इतना था कि कोई देख ले तो उसकी आत्मा ही काम जाए। आंखों से आंसू सूख चुका था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह कुछ बोल भी पाए। उसके शरीर पर पड़े छालों को फोड़कर उसे पर नमक रगड़ दिया जा रहा था। उसकी वह दर्द भारी चीज रूह को कांपने वाली थी। अगर कोई आम इंसान वहां पर आ जाए तो वह डर के मारे बेहोश ही हो जाए। उसकी चीज इतनी भयानक थी, उसमें इतना दर्द था कि सुनने वालों की आत्मा भी काम जाए। वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके शरीर के हर अंगों को उसे वैसी दरिंदों ने अपने मुंह से नोच नोच कर काट डाला था। जहां भी उनके दांत खड़े थे वहां से मांस अलग हो गया था। इतना डरावना उसका शरीर हो गया था कि कोई देख ले तो बेहोश ही हो जाए। फिर भी उसके अंदर जान बाकी थी। वह रो रही थी, तड़प रही थी और अपने भगवान से अपनी मौत मांग रही थी क्योंकि इतना ज्यादा दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान को भी उसे पर दया नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे किसने पकड़ रखा है और कौन है जो उसके साथ इतना गलत कर रहा है। आखिर मेरी गलती ही क्या है, वह सोच ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके अंदर जान नहीं बाकी थी पर उसके कानों में वह आवाज जा रही थी। वह आवाज सुनकर चौंक गई थी। एक बार उसके मन में खुशी की लहर दौड़ आई कि शायद उसे उसका प्यार बचाने आया है। वह जिस जगह पर लेटी थी वह पूरा खून से लाल हो गया था। कुछ खून सूख गए थे तो कुछ अभी बह रहे थे। जख्म उसके पक चुके थे जिसमें से कुछ मेवाड़ बनकर भी बह रहे थे। इतना ज्यादा भयानक उसका शरीर हो चुका था, फिर भी वह जिंदा थी और दर्द कोसा रही थी। जैसे ही उसने हल्के से अपनी आंखों को खोल तो सामने रजत को दिखा। उसके दिल में खुशी की एक उमंग दौड़ पड़ी, लेकिन दूसरे ही पल मानो उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। जब रजत ने अपने पैरों से उसे जोर से मारा, वह इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से सीख भी ना निकल सका और उसकी आत्मा अंदर से ही कांप उठी। वह जोर जोर से रोना चाह रही थी। उसने अपनी आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखा, मानो वह पूछना चाह रही थी कि क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। आखिर में मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्यार ही तो किया था, बेइंतहा प्यार तुमसे, और उसका सिला तुमने इस तरह से दिया। कभी पीछे से हील की टिकटक की आवाज आती है और एक हाफ शोल्डर थाई तक साट रेड कलर की ड्रेस पहने एक लड़की उसके सामने आती है। आते मन ही वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वह हो मेरी प्यारी बहना। जैसे ही उसके मुंह से यह आवाज निकलती है, काया अपनी आंखों को उठाकर देखी है तो चौंक जाती है। ये तो उसकी छोटी प्यारी बहन तारा कपूर है, जिसको वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। जो आंखों में आंसू अभी तक सूख चुके थे वह फिर से एक बार झरने की तरह बहने लगे, क्योंकि अब तो ना तो उसके पास हिम्मत थी सीखने और चिल्लाने की, जो था तो बस वह दर्द जो आंसू बनकर बह रहा था। वह दोनों की तरफ अपने नजरें उठाकर देखती है, मानो पूछ रही हो कि क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा। उसके ऐसे देखने से रजत और तारा जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रजत कहता है कि जानना नहीं चाहेगी कि क्यों किया मैंने ऐसा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपने आप पर, अपनी इज्जत पर देखा मैंने। हर रोज तुम्हारी इज्जत को तार तार किया। तुमने थप्पड़ मारा था ना, अपने इन्हीं हाथों से देखो मैं तुम्हारा क्या हाल कर दिया। इसी जिसको तुम मुझे बचाना चाहती थी ना, देखो इसी जिसको मैं कुत्तों की तरह नच के खाने के लिए जंगली वीडियो को छोड़ दिया। हा हा हा, जोर जोर से हंसने लगता है। तभी तारा बोलती है, और तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो सुनो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी खूबसूरती से, क्योंकि जब भी जहाँ भी मैं होती हूँ, चाहे घर हो चाहे
स्कूल हो चाहे अपना मोहल्ला हो, सभी लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार भी तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। तुम्हारे आगे तो मैं किसी को दिखती ही नहीं हूँ और सबसे ज्यादा तो नफरत है मुझे तुम्हारी इन नीली आंखों से। यह नीली आंखें ही है इन सब का कारण जो सबको अपनी ओर खींच लेती है। मैं तुम्हारी इन नीली आंखों से हद से ज्यादा नफरत करती हूँ। इतना कहते हुए ही वह एक तेज चाकू उठाकर उसकी आंखों में जोर से मार देती है। इसी के साथ किया कि एक दर्द भारी चीख निकल जाती है। तभी फिर से हंसते हुए रजत कहता है, ओ मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, जब तक तुम जिंदा थी तब तक तो तुमने मुझे माला माल कर दिया, लेकिन अब मरते मरते भी तुम मेरे लिए एक काम करती। जो तुम्हारे शरीर की यह किडनी अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो क्यों न अब इसे भी बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाए। इतना कहकर उसने अपने हाथ के इशारों से अपने 2 आदमियों को बुलाया जो कि पैसे से डॉक्टर थे। उन्होंने जीते जी ही इसके शरीर को काटना शुरू कर दिया और उसके शरीर से किडनी को निकाल लिया। काय के दर्द की इंतहा हो चुकी थी। काया ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ भगवान जो 5 सालों से मैं दर्द सह रही थी और इस 6 दिनों में मैं आपसे मौत मांगा, लेकिन आपने मुझे मौत नहीं दिया। जान गई आज कि आपने मुझे मौत क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप मुझे दिखाना चाहते थे कि मेरे अपनों के भेष में छुपे यह मेरे अपने किसी भेड़िए से काम नहीं है, यह एक जानवर है। आज मुझे ये सच्चाई दिखाकर आपने मुझ पर एक एहसान कर दिया है। बस मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है कि अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो इन्हें दर्द का वह मंजर दिखाऊंगी जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन्हें बताऊंगी कि प्यार करने वालों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। इन्हें बताऊंगी कि मौत की हकीकत क्या होती है, दर्द किस चीज का नाम है। इतना कहते कहते ही वह भगवान का नाम लेते हुए अपनी अंतिम सांस भी छोड़ देती है। अब वर्तमान में चैप्टर 3 काया की तड़प और उसका जेल जाना। काया अपने होश में वापस आती है और अपने आंसुओं को पोंछकर बैठ जाती है और कहती है कि बस बहुत कर लिया तुम लोगों ने मेरे साथ, अब मेरी बारी है। अब मौत का वह मंजर होगा, वह खेल खेला जाएगा जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। इस वक्त उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, पूरा चेहरा दर्द और रोने की वजह से लाल था। वह देखने में बिल्कुल किसी आग की तरह लग रही थी, मानो अगर कोई उसके सामने आ जाए तो अभी के अभी वह उसे अपने आंखों से जलाकर खत्म कर देगी। उसका सर जोरों से दर्द कर रहा था। उसने देखा आज तारीख क्या है, उसे याद आया आज 10 तारीख है, यानी आज के दिन ही उसे चोरी के इल्जाम में जेल भेजा जाएगा। उसने सोचा पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि उसे अपने सर दर्द को भी आराम देना था और उसके शरीर में चोट भी लगी थी जिससे उसे दर्द हो रहा था, उसे भी आराम मिलेगा। ये सोचकर वह जल्दी से अपने फोन पर कुछ टाइप करती है और फोन रखकर कुछ देर के लिए सो जाती है। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और उसके पापा विकास कपूर अंदर आते हैं, साथ में उसकी मां सिया कपूर भी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें ये दोनों उनके सगे माँ बाप नहीं है, जो कुछ दिनों पहले ही काया को पता चला है। कुछ दिनों पहले ही उनकी सगी बेटी उनके घर वापस आई है। उसे आए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब से वह आई है वह काया के लिए हर रोज एक नई मुसीबत तैयार करती है। लेकिन काया इन सबसे अनजान उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। लेकिन जब अब काया का पुनर्जन्म हो गया है तो वह सब कुछ जान चुकी है कि यह सब उसकी नौटंकी है, वह सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है, जबकि उसके मन में तो उसके प्रति जहर भरा हुआ है। तभी सिया कपूर जोर से चिल्लाते हुए काया को कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी माँ का हार चुराते हुए? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अच्छाई नहीं है? तुम बिल्कुल बिगड़ चुकी हो। तुम कब से एक चोर बन गई
गई हो। वह इतना कहते हुए गुस्से में जाकर उसके गालों पर जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसके होठों के कोने कट जाते हैं और उसमें से खून निकलने लगता है। इतने पर भी उनका मन नहीं भरता है तो वह दोबारा दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ जोर से मारती है। तभी विकास कपूर उसे रोकते हुए कहते हैं, थोड़ा रुको, पहले बात तो करने दो। सिया जोर से चिल्लाती हुई कहती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है? क्या तुमने नहीं देखा कि इसकी बैग से हमें तारा ने वह हार निकाल कर दिखाया है? तभी तारा बीच में आती है और बहुत ही प्यार से बोलता है, माँ छोड़ दो, दीदी अभी नादान है, छोटी है, हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत हो और उन्होंने यह हार चुरा लिया हो, लेकिन ये हमारे घर की ही सदस्य है, इसलिए हमें इन्हें पुलिस में नहीं देना चाहिए। तारा ये सब कहकर अपनी माँ को और गुस्सा दिलाकर पुलिस की याद दिलाना चाहती थी, जिससे उसकी माँ गुस्सा होकर उसे पुलिस को दे दे, क्योंकि तारा ने अपनी माँ का सबसे महंगा हार काया की बैग में छुपा कर रख दिया था, जिसे देखते ही इसके माँ पापा का दिमाग ही खराब हो गया और बिना सोचे समझे और बिना कहे या से पूछे वह उसे पर ताबड़तोड़ बरसने लगी। तभी सिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, तुम ये गलत सोच रही हो, ये बार बार ऐसी ही गलती कर रही है, हम एक बार माफ कर सकते हैं लेकिन बार बार इसे नहीं माफ कर सकते हैं, इसलिए इसे अब पुलिस में देना ही पड़ेगा। एक बार यह जेल की हवा काट लेगी तो इसकी आदत अपने आप सुधर जाएगी। इतना सुनकर विकास थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कुछ रेपुटेशन है समाज में, अगर अगल बगल वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वह क्या कहेंगे। लेकिन सिया कहाँ मानने वाली थी, उसे तो बस काया अपनी आंखों में खटक रही थी, क्योंकि जब से उसकी बेटी वापस आ गई थी तब से ही वह काया से जलने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि एक पल भी काया उसके घर में रहे और यह मौका उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा था। तभी तारा मासूम बनते हुए कहती है, नहीं मॉम, आप इसे चाहे जितना मार लो पर इसे पुलिस में ना दो, इसे आप एक अच्छा सबक सिखा दो जिससे यह आगे से चोरी ना करे, इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और थोड़ी बहुत बदनामी से भी हम बच जाएंगे। तारा माँ ही मन चाह रही थी कि काया को मार पड़े, क्योंकि जब तक काया को दिन में एक बार मार ना पड़ जाए उसके मन में शांति नहीं पड़ती थी, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपनी माँ के मन में यह बात भरना शुरू कर दिया। इतना सुना ही क्या था कि फिर सिया कपूर ने बगल में ही कमरे में रखी एक छड़ी उठा ली और फिर उसे छड़ी से काया को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं काया की खूबसूरती से उसकी माँ को भी जलन होती थी, क्योंकि काया थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसे देख तो बस देखता ही रह जाए। कुछ देर काया को करने के बाद उसकी माँ रुक जाती है। तभी थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। वह काया को पकड़ के बाल सुधार गृह ले जाती है। इस सब के बीच काया ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, वह सब कुछ होने दे रही थी जो उसके घर वाले उसके साथ कर रहे थे। मन ही मन सोच रही थी, क्या ये रिश्ता इतना कच्चा था कि इन लोगों ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और उसे सीधा पुलिस को दे दिया। फिर वह खुद के ऊपर हंसने लगी कि वह भी किन लोगों से उम्मीद कर रही है जिन लोगों ने उसे मार डाला। चैप्टर 4, काया का जेल से बाहर आना। काया के वहां से जाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन काया ने आने से पहले ही अपने दादा को मैसेज देख कर दिया था, क्योंकि इस वक्त उसके दादा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। काया को पता था कि जैसे ही वह जेल जाएगी तो उसका फोन उससे छीन लिया जाएगा, तो उसने अपने दादा को पहले ही मैसेज कर दिया था। उसे पता था कि उसके दादा उससे बहुत प्यार करते हैं, वह जैसे ही यह मैसेज देखेंगे वह तुरंत ही वापस चले आएंगे।
काया के दादा अरविंद कपूर जब घर वापस आए तो वह बहुत दुखी थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके यहाँ न रहने पर उनकी पोती के साथ क्या क्या हो गया। वह अपने बेटे और बहू पर बरस पड़े। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि तुम दोनों माँ बाप कहलन लायक नहीं हो जो अपनी फूल सी बच्ची को जेल में भेज दिया। पर काया की माँ सिया कपूर वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसने बड़े ही रुबाब से अपने ससुर से कहा, पापा जी काया ने गलती की है तो उसकी सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। एक बार उसे सजा मिल जाएगी तो वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी। वही उसकी बातों को सुनकर काया के दादा समझ जाते हैं कि इन्हें समझाने से कोई मतलब नहीं है। वह तुरंत घर से निकल जाते हैं। जब वह जेल में पहुंचते हैं तो देखते हैं 2 दिन से काया को बहुत ही बुरी हालत में रखा गया है। उसे मारा पीटा भी गया है और खाने को भी कुछ नहीं दिया गया है। ये सब देखकर उनकी आंखों में क्रोध भर जाता है। काया के दादा भी अमीर थे। हाँ, ये बात अलग थी कि वह दुनिया के टॉप 10 में नहीं आते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे और उन्होंने काया को भी एक अच्छी जिंदगी दी थी। लेकिन तारा के आते ही सब कुछ बदल गया। उन्होंने देखा काया बेहोश जमीन पर पड़ी है। उन्हें अपने दिल में बहुत ही दर्द हुआ। वह तुरंत जेलर से मिलकर काया की जमानत कर देते हैं। जेलर उनका पुराना दोस्त था, इसलिए वह भी चुपचाप उनके साथ देता है। काया के दादा जल्दी से काया को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। काया पूरे दिन बेहोश रहती है। जब काया को होश आता है तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह सामने अपने दादा को देखकर खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर में वह खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी बहन तारा ने दादा को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था, जिससे वह अपने दादा को अंतिम बार भी नहीं देख पाई थी। और जब आज वह दादा को अपने सामने देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। इधर दादा काया को देखकर डर जाते हैं। वह सोचते हैं लगता है काया को बहुत दर्द हो रहा है जिससे काया रो रही है। वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगते हैं, लेकिन काया उनका हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है, नहीं दादाजी, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास रहिए। इतना सुनकर काया के दादा काया के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद काया अचानक से बोलता है, दादा मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मेरी पढ़ाई का इंतजाम बाहर करवा दीजिए, मैं और अब इस देश में नहीं रहना चाहती। यह सुनकर उसके दादा उसे देखने लगते हैं। वह सोचते हैं इतनी छोटी सी उम्र में वह काया को कहां भेजे, कौन उसकी देखभाल करेगा। ये सब सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आज उनके बेटे और बहू ऐसे ना होते तो उन्हें अपनी प्यारी पोती से अलग ना होना पड़ता। पर काया की दशा को देखकर उसके दादाजी उसका यहाँ से जाना ही ठीक समझते हैं। एपिसोड 5 दादाजी के दोस्त। काया के दादाजी के स्कूल टाइम से ही 6 अच्छे दोस्त थे जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वह आज भी एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में थे। ये दोस्त उनके काफी अमीर थे और ये दुनिया के अलग अलग देश में रह रहे थे। इसमें से 1-2 दोस्त ही ऐसे थे जो इंडिया में थे, बाकी सब बाहर थे। काया के दादा जब भी अपने दोस्तों से मिलने जाते थे तो काया को भी अपने साथ ले जाते थे, जिससे उनके सभी दोस्त काया को बचपन से ही जानते थे और काया से बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, कहानी में आगे हम उनके दोस्तों का धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करवाते रहेंगे। फिलहाल अभी काया को जहां भेजा जा रहा है उन दोस्त के बारे में जान लेते हैं। दादाजी के दोस्त वीरेंद्र सहगल, जो कि सहगल इंडस्ट्रीज के मालिक थे, ये रूस में रहते थे। यह इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की गिनती में आते थे और यह बहुत अच्छे थे। ये रस की सरकार की खुफिया एजेंसी की मदद भी किया करते थे, जिससे वहां के प्राइम मिनिस्टर उनके अच्छे दोस्त थे। वह भी काया को जानते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। इनके और भी बड़े बड़े काम है, पर वह भी एक रहस्य है। वक्त आने पर उसे भी उजागर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं।
वीरेंद्र सहगल के एक बेटा और एक बेटी है। ये दोनों ही काया के हम उम्र हैं और बहुत प्यारे हैं। काया के दादा काया से बात करके वहां से निकल जाते हैं। अब वह काया के जाने का अरेंजमेंट करने लगते हैं। सब कुछ अरेंज करने के बाद जब काया के दादा काया से पूछते हैं कि क्या वह अपने माँ पापा से मिलने जाएगी, तो काया साफ साफ मना कर देती है। दादा भी उसे किसी तरह का दबाव नहीं देना चाहते थे, इसलिए रात की फ्लाइट से ही उन्होंने काया को रूस के लिए रवाना कर दिया। काया के साथ दादा का एक बॉडीगार्ड शिवा था, जो उनका बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। दादा उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उन्होंने काया की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी और वह एयरपोर्ट से चुपचाप घर के लिए चले आए। और यहाँ से शुरू होता है काया के जिंदगी का असली सफर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एपिसोड 6, काया का रसिया आना। काया का प्लान रूस के एयरपोर्ट पर लैंड होता है और जैसे ही एयरपोर्ट से किया बाहर निकलती है तो 10 बड़ी गाड़ियों उसके सामने खड़ी थी, जिसमें से बॉडीगार्ड निकल रहे थे। बीच वाली लग्जरियस गाड़ी से उसके दादा निकाल कर उसके सामने आते हैं और वह काया को बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर कहते हैं, मेरी बच्ची तुम आ गई। मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम हो कि हमसे एक बार भी मिलने नहीं आती। काया भी बहुत ही प्यार से उनके गले लग जाती है और कहती है, दादाजी अब मैं आपके पास ही रहने आ गई हूँ, इसलिए अब आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। दादाजी बड़े प्यार से किया के सर को चूम लेते हैं और उसके सर को सहलाने लगते हैं। फिर वहां से काया को लेकर वह अपने मेंशन की ओर चल देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद उनका विला आ जाता है। सामने एक बड़ा गेट था, जिसके खुलते ही गाड़ी अंदर जाती है। अंदर बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचे के दोनों ओर बड़े बड़े फाउंटेन बने हुए थे। उसके बीच में एक खूबसूरत परी की मूर्ति बनी हुई थी। वह मूर्ति गोल्डन कलर में बनी थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह निकलकर बाहर आ जाएगी। किया एक नजर उठाकर अपने चारों तरफ देखती है। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड खड़े थे। वहां का पहरा काफी सख्त था। किया कुछ बोलती नहीं, वह दादा के पीछे पीछे घर के अंदर आने लगती है। जैसे ही घर के अंदर आती है, वीरेंद्र सहगल जी की पत्नी दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है, जो कि बड़े ही प्यार से किया को देख रही होती है। दादी किया से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। काया को देखकर उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वह बहुत दिनों बाद अपनी बच्ची को देख रही थी। किया जैसे ही उनके पास पहुंचती है, वह उन्हें अपने गले से लगा लेती है। फिर किया को दरवाजे पर ही रोककर दादी अपनी सर्वेंट से पूजा की थाल लेती हैं और काया की आरती उतारती है। फिर उसके बाद सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही काया को 2 बच्चे दिखाते हैं, जो आपस में ही खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही काया को देखा, वह दोनों दौड़ के काया के पास आ जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। था यह और कोई नहीं, वीरेंद्र सहगल जी के पोता और पोती थे। उनके पोते का नाम अमन था और उनकी पोती का नाम जिया था। वीरेंद्र सहगल जी के एक बेटे थे, जिसका नाम दीप सहगल था और दीप सहगल की पत्नी का नाम आशा सहगल था। तो ये था वीरेंद्र सहगल जी का परिवार। अब आगे काया के आने के बारे में घर में सभी को पता था और सभी उसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आशा जी ने काया को देखा, वह दौड़कर उसे अपने गले से लगा ली और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसने कहा, मेरी बच्ची तुम इतने दिनों बाद आई हो, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। इतना कहकर उन्होंने उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लिया। उधर दीप सहगल भी आ गए और उन्होंने भी काया के सर पर बड़े प्यार से हाथ फिराया और पूछा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ बच्चा? काया ने ना में अपना सर हिला दिया। क्या आशा जी को आशा माँ कहकर बुलाती थी।
आशा माँ किया से कहा, बेटा तुम बहुत थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ और फिर तुम फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ खा लो फिर आराम कर लेना। इतना कहकर वह किया को अपने साथ ऊपर रूम की ओर ले जाने लगी। रूम में पहुंचकर किया ने देखा एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा रूम जो चारों तरफ से सफेद कॉटन के पर्दों से डेकोरेट था। सामने एक बालकनी थी जिसमें फूल दिखाई दे रहे थे, फूलों से पूरी बालकनी महक रही थी, चारों तरफ महंगी और अंतिम वस्तुएं सजी हुई थी। आशा जी ने खुद से ही काया की पसंद का ये रूम डेकोरेट करवाया था जैसा कि काया को पसंद था। आशा जी काया को फ्रेश होने के लिए कहकर नीचे किया के लिए खाना तैयार करने को चली जाती हैं। किया जब नीचे आती है तो सभी डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। जिया और अमन काया को अपने बीच में बैठा लेते हैं। अमन काया से 1 साल छोटा था और जिया काया के ही उम्र की थी। ये दोनों काया से बहुत प्यार करते हैं और काया की यहाँ आने से ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी मिलकर प्यार से एक साथ डिनर करते हैं। फिर किया की आशा मन किया को उसके कमरे में छोड़ने जाती है और किया को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उसका सर रखकर लिटा देता है और उसके सर को थपथपाने लगते हैं। काया अपनी आशा माँ के प्यार को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह बिना उनके देखे ही उसे जल्दी से पूछ लेती है और कहती है, माँ जाए आप ही सो जाए, मैं सो जाऊंगी। पर वह नहीं मानती है और कहती है, नहीं बच्चा, आपको मैं सुला लूंगी तो चली जाऊंगी, आप जल्दी से पहले सो जाए, आपको बहुत थकान हो रही होगी। फिर काया कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। आशा माँ उसे अच्छे से चेक करने के बाद ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर डाल देती है और कमरे का टेम्परेचर सेट करने के बाद चली जाती है। रात के तकरीबन 2 बजे काया को अपने सपने में फिर से अपना पूर्ण जन्म दिखाई देने लगता है। उन लोगों का उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार, उसे नचना काटना, उसे मारना, उसके ऊपर एसिड गिरना और फिर उसे चाकुओं से काटना, ये सब याद करते ही उसका पूरा शरीर बहुत तेजी से कांप रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। काया की जोर जोर से सांसें चल रही थी और वह बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। अपने हाथ पैरों को उतनी ही तेजी से पटक रही थी। काया की आवाज सुनकर सभी भागकर काया के कमरे में आते हैं और जब उसकी हालत देखते हैं तो सभी की आंखें फैल जाती है। वह मुंह खोल उसे आश्चर्य से देख ही रहे थे कि तभी दीपची को होश आता है और वह दौड़कर काया के पास जाते हैं और उसे जोर जोर से हिलाने लगते हैं। इधर आशा मन तो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी यह हालत उनसे देखा नहीं जा रहा था। बच्चे भी खड़े ये सब देख रहे थे। दादा दादी को तो समझ नहीं आया कि काया को हो क्या गया है। दीपजी के बार बार हिलाने से काया अपने नींद से बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब तो दीपजी के भी सब्र का बांध टूट जाता है। वह किया की हालत को देखकर रो पड़ते हैं। ये सब समझ जाते हैं कि जरूर काया के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से किया इतनी डरी सहमी है और उसे यहाँ इतनी दूर अपना घर छोड़कर आना पड़ा, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकते थे। आशा माँ काय को जल्दी से पानी पिलाती है और उसे अपनी बाहों में भरकर वहीं बैठ जाती है। उसके सर को धीरे धीरे से सहलाते हुए कहती है, बच्चा शांत हो जाए, देखिए हम सब हैं ना आपके पास। इसी तरह से यह रात बीत जाती है। एपिसोड 7 काय के जिंदगी शुरुआत। सुबह सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तभी काया के दादाजी किया से पूछते हैं, बेटा जी ऐसा आपके साथ क्या हुआ है जो रात को आप इतना पैनिक कर रही थी। काया दादा की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू था। वह सब फिर से एक बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है जिससे उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। दादाजी उससे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन वह समझ चाहते हैं कि
काया उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती है, शायद कुछ ऐसा हुआ है जो काया नहीं बता सकती, इसलिए वह चुप हो जाते हैं। लेकिन अभी सभी बहुत ही उम्मीद से काया की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद काया उन्हें कुछ बता दे, लेकिन बहुत देर की चुप्पी के बाद भी काया कुछ नहीं बोलती। तभी दीप जी सबकी बातों को बीच में काट कर कहते हैं, बेटा जी हमने आपका एडमिशन जिया और अमन के कॉलेज में कर दिया है, अब से आप ही इनके साथ कॉलेज जाया कीजिएगा। लेकिन तभी काया बोलती है, नहीं अंकल मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दीजिए, मैं हॉस्टल से ही रहकर पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि काया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई परेशान हो। उसने रात को सब देख लिया था कि सभी उसकी वजह से कितना परेशान हो गए थे और कोई भी अच्छे से सो नहीं पाया था। वह उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी दादाजी बोले, नहीं बेटा जी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारी जिम्मेदारी है, मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, इसलिए आप हॉस्टल में नहीं रहेगी। लेकिन किया भी अपने जीत पर आदी रहती है। दादाजी जान जाते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही है, वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हो। तब दादाजी कहते हैं, ठीक है अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हमारा एक और विला है जो आपके कॉलेज के पास ही पड़ेगा, आप और हमारे ये दोनों बच्चे भी आपके साथ वहाँ रहेंगे। क्योंकि दादाजी अच्छे से जान रहे थे कि काया अकेले वहाँ नहीं रह सकती, अगर वह अकेली रहेगी तो वह अपने दुखों को नहीं भूल पाएगी और इसी तरह रोज उसे तकलीफ होती रहेगी। पहले तो किया नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में सबके कहने पर वह मान जाती है और अमन और जिया भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह भी काया के साथ रहना चाहते थे। धीरे धीरे वक्त बिता गया, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जब किया ने अपनी नींद पूरी की हो। रोज रात को उसे अपने पिछली जिंदगी का सपना आता जिससे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता। वह दर्द जो उसे वक्त होता वह किसी को अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकती थी। जब भी उसे वह सपना आता वह रात को ही उठ जाती और अपने पंचिंग बैग पर लगातार पंच करती। वह लगातार कई घंटे तक ऐसा करती जिससे उसका दर्द कुछ काम हो जाए, पर ये दर्द ऐसा था कि जो काम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त के साथ साथ रहते हैं लोग अपने जख्मों को भुला देते हैं, उनके दर्द कम हो जाते हैं, पर यहाँ काया के साथ तो बिल्कुल उल्टा था। वक्त के साथ साथ उसके जख्म भी बढ़ते जा रहे थे और उसके दर्द भी। उसके मन में सब कुछ बर्बाद करने की इच्छा और कठोर होते जा रही थी। उन सबको वह बर्बाद कर देना चाहती थी, सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। उसने अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपने एक्सरसाइज करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। वहां पर बहुत ही महंगे गैजेट रखे हुए थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, उसका दर्द तो काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दर्द को कम करने के लिए उसके साथ उसके कई दोस्त हो गए थे जिन्हें वह अपने भाई बहन की तरह प्यार करती थी और उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी। वह सब काफी अमीर घराने के थे और वह काफी टैलेंटेड थे, जिनका जिक्र हम आगे स्टोरी में करेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यह सब मिलकर एक बहुत बड़ी गैंग को तैयार करते थे। इनके पास इतनी पावर थी कि यह पूरे एशिया की इकोनॉमी को हिला सकते थे। काया ने अपना नाम बदलकर किया रख लिया था। वह एक अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन चुकी थी, एक ऐसी क्वीन जिसे हरना नामुमकिन था। वह अपने नाम काया नाम का इस्तेमाल सिर्फ उसके अंडरवर्ल्ड के कामों के लिए किया जाता था, बाकी उसके सभी दोस्त और उसके घर वाले उसे किया नाम से बुलाते थे। यह इसलिए भी था क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों के साथ जीना नहीं चाहती थी और उसका नाम ही सबसे ज्यादा उसे अपनी पुरानी यादों की ओर खींचता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी पुरानी यादों को भूलना चाहती थी, इसीलिए अपनी उन कड़वी याद के लिए वह एक सख्त पर्सनैलिटी काया नाम से बन गई। किया अपने दर्दों को भूलने के लिए अपने आप को काम में झोंक दिया। वह एशिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन थी। उसने पूरे
एशिया में अपनी कई कंपनी खोल रखी थी जो आगे हम धीरे धीरे करके आपको बताते चलेंगे। उसकी सारी कंपनी, उसके दोस्त और उसके कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग जिस पर किया आंख बंद करके भरोसा करती थी, उनके हाथों पर शौक रखा था किया अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए कुछ सालों तक चीन में भी रहती है, जहां उसे मार्शल आर्ट के गुरु सी जिनका ऑन से मार्शल आर्ट की बहुत कड़ी ट्रेनिंग करती है। वह एक साथ 100 लोगों को मारने की क्षमता रखती है। क्या अपने पिछले जन्म में भी मार्शल आर्ट जानती थी, लेकिन उसे एक धोखे के साथ इन लोगों ने ऐसा जहर दे दिया था जिससे वह अपनी पूरी शक्ति खो चुकी थी और वह 2-4 लोगों को भी करने में असमर्थ हो गई थी, जिसका इन लोगों ने खूब फायदा उठाया था। लेकिन इस बार किया पिछली गलती को दोहराने वाली नहीं थी। वह इस बार अपने शरीर को लोहे से भी मजबूत बनाना चाहती थी जिससे उसकी कोई न हरा सके। पिछली बार उसे अच्छे से याद था कि उसे जहर दिया गया था जिसकी वजह से वह अपने शरीर की सारी शक्ति को दी थी, इसलिए इस बार वह शुरू से ही थोड़ा थोड़ा जहर लेना शुरू कर चुकी थी, जिस किसी भी तरह का ड्रग्स या जहर उसे पर असर न करे और अगर मान लो वह बहुत हाई लेवल का हुआ तो उसकी जान बच सकती थी। उसके पास कुछ वक्त होता दावा करने के लिए किया अपने पिछले जिंदगी में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी और आयुर्वेदिक दावों का भी उसे बहुत ही अच्छा नॉलेज था। ये सब वह अपने दादाजी के दोस्तों से सीखा करती थी। उनके दादा के एक दोस्त जो हम जाने माने विश्व के एक बड़े डॉक्टर थे, उन्हें हर तरह के दवाइयां का नॉलेज था जो किया को भी सिखाते थे। अब तो किया को इस जन्म का और उसके पिछले जन्म का भी एक्सपीरियंस था। वह एक ऐसी डॉक्टर बन चुकी थी जो किसी को छू भी ले तो वह ठीक हो जाए। उसके हाथों में ऐसी जादुई शक्ति थी कि मारता हुआ भी पेशेंट जिंदा हो जाए, कितना भी बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो वह उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेती थी। पूरी दुनिया में उसका नाम केआर के नाम से प्रसिद्ध था, पर उसे कभी किसी ने देखा नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें केआर का अर्थ काया राय ज्यादा से है, जो कि उसके दूसरे नंबर के दादा का सरनेम है। उसके दूसरे नंबर के दादा जो कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टर थे, उनका नाम रणवीर राय ज्यादा था। किया जिस किसी से भी जो कोई हुनर सिखाती वह उन्हीं के नाम से अपना सरनेम भी रखती थी, क्योंकि यह सब किया को अपने बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, पर किया उसे लेने से इनकार कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह एक लड़का है कि लड़की, या उसकी एज कितनी है, वह कैसे दिखती है, उससे कांटेक्ट करने का भी कोई जरिया नहीं था। वह मेल के द्वारा ही किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती थी जो कि इसकी सेक्रेटरी करती थी और वह सिचुएशन के हिसाब से ही किया को खबर दिया करती थी। किसी के साथ साथ वह खुफिया एजेंसी की भी एक पावरफुल सदस्य थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। किया बहुत ही खूबसूरत थी और वह जानती थी कि अगर उसे किसी ने एक बार देख लिया तो वह जिंदगी भर उसे नहीं भूलेगा, इसलिए वह अपने पूरे चेहरे को मास्क से ढकती थी और उसकी आंखें इतनी नीली थी कि उसमें समंदर की गहराई नजर आती थी। उसकी आंखों को जो देख ले तो वह अपने आप को उसमें डूबने से न रोक पाए। यह आंखें ही तो पिछले जन्म में उसके मौत का कारण बनी थी, इसलिए किया हमेशा अपनी आंखों पर ग्रीन कलर का आई लेंस लगाया करती थी जिससे उसकी नीली आंखें अब ग्रीन दिखाई देती थी। किया के साथ हमेशा उसकी एक सेक्रेटरी लिया रहती थी, वह एक ट्रेड बॉडी बिल्डर थी। लिया की भी अपनी एक कहानी है जो बहुत दर्द भरी है, वह आगे स्टोरी में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी तो आप इतना जान लीजिए कि लिया भी काय की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वह एक साथ 50-50 लोगों को मारने की ताकत रखती थी। वह काफी ज्यादा बुद्धिमान थी। किया हमेशा उसे अपने साथ रखती थी क्योंकि वह उसे अपनी बहन की तरह मानती थी और लिया ने भी अपनी पूरी जिंदगी किया के नाम समर्पित कर दिया था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में किया के अलावा कोई नहीं था जिसके लिए वह जिए। किया और किया के दोस्त ही उसकी पूरी फैमिली थी। इन सब में बहुत ही ज्यादा प्यार था।
इन सब के साथ ही किया के अंदर और क्या क्या काबिलियत है और उसने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, ये हम धीरे धीरे आपको स्टोरी में बताते चलेंगे। फिलहाल आज का एपिसोड इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। और अभी एक जोरदार एंट्री हमारे हीरो की होने वाली है, तो आगे के एपिसोड को जरूर सुनिएगा। एपिसोड 8 किया का भयानक रूप। 5 साल बाद एक घने जंगल के बीचों बीच कम से कम 200 आदमियों की लाश बिखरी हुई थी जो खून से सनी हुई थी। कोई भी यह नजारा देख ले तो उसका रूह कांप जाए। यह मंजर बहुत ही भयानक था। इन सब के बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसके शरीर से खून की बूंदें टप टप करके नीचे जमीन पर गिर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उस लड़की की हाइट 5 फीट 7 इंच की थी। उसने अपने पूरे शरीर को काले कपड़े से कर किया हुआ था। पूरे जिस्म पर कोई एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो दिखाई दे रही थी। चेहरे पर एक बड़ा मास्क था जो पूरे चेहरे को ढका हुआ था। सर पर हुडी पहनी हुई थी जिससे उसके बाल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उसकी खूंखार आंखें, जिसे देखकर कोई भी तुरंत भगवान को प्यार हो जाए। उसकी आंखें इतनी भयानक और डरावनी लग रही थी कि माँ ने वह सबको खत्म कर डालेगी। उसके शरीर पर लगा खून उस लड़की का नहीं था। उसे लड़की को तो कहीं चोट भी नहीं लगी थी। यह खून तो जमीन पर पड़े उन लाशों का था जो उसके चारों तरफ पत्तियों की तरह बिखरी हुई थी। वही उसे दूर कुछ दूर पर एक शख्स और खड़ा था जिसकी हाइट भी लगभग 5 फीट 7 इंच की थी। उसने भी अपने पूरे शरीर को काले कपड़े से ढक रखा था। उसके भी चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसकी भी सिर्फ भूरी आंखें दिखाई दे रही थी जो मौत के समान गहरी थी। खून की गंध को सुनकर आसमान में गिद्ध मंडराने लगते हैं, जैसे वह इंतजार कर रहे थे कि कब ये भयानक इंसान यहाँ से जाए और वह उन लाशों पर झपट पड़े। वही खून की गंध को सुनकर दूर घने जंगलों से भेड़िए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। तभी एक जोरदार सीटी की आवाज वहां पर गूंजती है। वह सीटी की आवाज इतनी भयानक थी कि मानव सुनकर कान फट जाएंगे। उसे सीटी की आवाज में इतना दर्द था कि उसे सुनकर मौत की याद आ जाए। अगर कोई आम इंसान उस आवाज को सुन ले तो खड़े खड़े उसके प्राण ही निकल जाए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी जानवर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कौन है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह इस आवाज को सुनते चले आ रहे थे। अब तो उन सभी की आदत हो गई थी इस आवाज को सुनने की, जिससे उन्हें भी खौफ लगता था। चारों तरफ एक अजीब सा मौत सा सन्नाटा छा जाता है। पिछले 5 सालों से यह जंगल मौत का तांडव देख रहा था और यहाँ खून की नदियाँ बहती थी। पता नहीं कितने लोग यहाँ मौत के मुंह में समा जाते थे। यह ऐसे इंसान होते थे जो पूरी दुनिया के लिए एक कलंक थे, जिन्हें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं था। और ये लड़की और कोई नहीं, हमारी किया थी और उसके पास खड़ी खड़ी लड़की इसकी सेक्रेटरी लिया थी। और यह मौत का तांडव इन्हीं लोगों का किया था। यह माफिया गैंग के वह लोग थे जो किया को करने के लिए आए थे, पर किया ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। किया पूरे अंडरवर्ल्ड में केडी क्वीन के नाम से जानी जाती थी। केडी उसके तीसरे नंबर के दादा का सरनेम था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन उसके तीसरे नंबर के दादा थे जिन्होंने रिटायर ले ली थी। लेकिन उनका खौफ चारों तरफ बरकरार था और उनके इस रूप के बारे में सिवाय उनके दोस्तों के और किसी को भी नहीं पता था। बाहर से वह एक अच्छे और सच्चे नेता थे जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे थे। इनको अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये किया को अपनी औलाद ही मानते थे और उनके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन किया ही होने वाली थी। वह दोनों पति पत्नी किया से बहुत प्यार करते थे। इनका नाम जॉन डिसूजा था और उनकी वाइफ का नाम मारिया डिसूजा था। ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी और इनका वर्चस्व भी अपने हस्बैंड की तरह ही बहुत बड़ा था। सब उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। ये किया से बहुत प्यार करती हैं।
किया एक माफिया डॉन थी, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए सारे माफिया परेशान थे, क्योंकि किया कभी कोई गलत काम नहीं होने देती थी और बच्चों और औरतों की इस मंगल रिंग तो वह बिल्कुल नहीं होने देती थी। अगर कोई धोखे से यह काम करता तो किया उसे सीधा खत्म कर देती थी। उसके डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं थी। किया को आज तक किसी ने नहीं देखा था, बस उसका खौफ ही चारों तरफ था और सबसे ज्यादा ख्वाब तो उसकी उसे मौत की तरह सुनाई देने वाली सिटी का था, जो किया हर मौत के पांडव के बाद बजाई करती थी, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती थी। यही किया की सबसे बड़ी पहचान थी। अब आपको ये बता देखिए यह सिटी की धूम क्या थी और यह सीट का राज क्या है। ये धूम किया के पिछले जन्म की है। जब किया मौत के अंतिम पड़ाव में थी तो उसके कान में एक धुन सुनाई पड़ रही थी। उसे धुन में मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वह किसी के मौत की अंतिम विदाई का धुन था। वह धुन किया की आत्मा तक में बस गया था और इस जन्म में जब भी किया किसी को मारती थी तो इस धुन को अपनी सिटी से बजती थी। हमेशा एक गाना साउंड होता था जो इस तरह था, कहीं मौत है कहीं दर्द है, यहाँ नहीं है जिंदगी, जख्म है जुनून है, मौत की है बंदगी, बेपनाह दर्द है इस दिल में, ए जिंदगी। किया जब भी इस धुन को बजती है तब तब उसे अपने मौत की याद आती है, उसे अपना हर दर्द याद आता है। इस धुन को सुनकर उसके दोस्तों के भी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, पर उन्हें आज तक इसका राज नहीं पता है, क्योंकि किया ने कभी उन्हें ये बताया ही नहीं कि वह इसे क्यों बजती है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।